पढ़ाई का मतलब नहीं समझा था कि कुछ पढ़ाई भी होती है। अगर ज़िंदगी की तस्वीर को खूबसूरत करना है तो मेरे ख्याल से हर डॉट को बहुत खूबसूरती के साथ जीना चाहिए। स्पेशली एक क्रिएटिविटी और पेंटिंग और एरोमा इसके रिलेटेड से है मेरा काम, तो मेरा बच्चा भी मेरे साथ जुड़ जाता है। मेरी ख्वाहिश है कि कम से कम 50,000 जो फिशरमैन हैं उनको एक साथ मिलने के सी विलेज बनाना है। इंडिया की सबसे बड़ी एक्सोटिक वेजिटेबल एंड जो प्रीमियम रेंज है के प्रोडक्ट है उसकी कंपनी मुझे बनानी है। जो मैंने बचपन से ड्रीम देखा है वो मुझे पूरा करना है। आप अपने लिए खुद खड़े होंगे ना, पूरी दुनिया आपके लिए खड़े होगी एक दिन। 10वीं तक पढ़ाई की, तब चप्पल भी नहीं थे, तो मैंने सोचा मैं खुद का कुछ बिजनेस करूंगा। 3,500 रुपए में स्टार्ट किया था, वार्षिक टर्नओवर 3 करोड़ तक जाता है। जब मैंने किसानों को बताना शुरू किया मेडिसिनल प्लांट फार्मिंग के बारे में, उस टाइम पे मेरे पर जानलेवा हमला भी हुआ, तो मेरी जान किसानों ने ही बचाई। जो मोरिंगा का जो बेनिफिट है, बहुत सारे 300 डिसीजेस क्यूर होता है। फर्स्ट डे ऑफ माय जॉब सर, आई स्टार्टेड स्वीपिंग द फ्लोर। आज मेरा टर्नओवर 24 करोड़ से ऊपर है। खुशी की बात यह है कि एक गाने से 3 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है और 2 बुल्स को भी। अच्छी आयल सबको खिलाने की हमारी मकसद है। हरियाणा का भैंस भारत में किसी भी जगह पे जाए तो वहाँ का लाइफस्टाइल जो है वो हमें सीखना पड़ेगा। शुरू से यही था कि मुझे कुछ एग्रीकल्चर में ही करना है। इसमें मुझे स्पिरुलिना के बारे में पता चला। 1 लीटर से शुरुआत की थी, आज मेरे पास 4.5 लाख लीटर कल्चर है। मैंने कहा कि मैं अपना क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहती हूँ। हस्बैंड तो एकदम ही नहीं माने। एक ना मोरल सपोर्ट चाहिए था। वहाँ की लड़कियाँ सब लोग बाहर नहीं जा सकती। सबसे पहले तो मुझे अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने में बहुत मुश्किलें आई हैं। एकदम अतरंगी स्टाइल में मैंने प्रेजेंट करना शुरू कर दिया, यानी कि जो फ्रूट होता है उसी फ्रूट के अंदर मैंने जूस भर के देना शुरू कर दिया। मैं एक डिफरेंट हूँ तो पेरेंट्स को बहुत चिंता थी। फाइनली मैंने सोचा कि आई विल स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन। और कोई मैसेज देना चाहती है आप हमारी जनता को? हाँ, मुझे लगता है अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सुगंध शर्मा और आइकन्स ऑफ भारत ग्रैंड फिनाले में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइकन्स ऑफ भारत, योग्य भारत, सफल भारत। पिछले 12 एपिसोड्स का सफर बड़ा दिलचस्प रहा। फ्रीडम ऐप और एनडीटीवी इंडिया की ये प्रस्तुति आइकन्स ऑफ भारत में देश के कोने कोने से आए हुए आइकन्स ने हमारे देशवासियों को अपनी प्रेरणादायक कहानियों से प्रभावित किया और बहुत सारे लोगों को कुछ कर दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया। आइकन्स ऑफ भारत ने हमारे देशवासियों के दिलों को छुआ है और इसका प्रमाण है फ्रीडम ऐप पे दिए हुए आपके वोट्स, जिन्हें देकर आपने अपने फेवरेट श्रेष्ठ आइकन्स को चुना और साथ साथ कई लघु उद्योग और खेती बाड़ी के ज्ञान को फ्रीडम ऐप के कोर्सेज द्वारा हासिल किया। चलिए अब मैं मिलवाती हूँ आपको हमारे आज के मेहमानों से जो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। और हमारे पहले मेहमान हैं फ्रीडम ऐप के फाउंडर और सीईओ श्री CS सुधीर। हमारी अगली मेहमान हैं एनडीटीवी की एडिटोरियल डायरेक्टर सोनिया सिंह जी। हमारी अगली मेहमान हैं एनडीटीवी की सीनियर एडिटर और सीनियर एंकर नगमा सहर जी। आप सभी का आइकन्स ऑफ भारत के मंच पर एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, पिछले सभी एपिसोड्स में हमारी जूरी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे जूरी मेंबर्स ने श्रेष्ठ आइकन्स चुनने में हमारी मदद की। चलिए इस ग्रैंड फिनाले में स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे जूरी मेंबर्स का। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी सुपर 30 और पूरे देश के चहीते श्री आनंद कुमार जी का। और अब मैं स्वागत करना चाहूंगी अपनी कहानियों से सबको प्रेरणा देने वाली लेखिका रश्मि बंसल जी का। और अब मैं स्वागत करना चाहूंगी भारत के यूथ आइकन MBA चाय वाला प्रफुल्ल बिलोरे जी का। अब मैं दरख्वास्त करूंगी कि नगमा जी इस ग्रैंड फिनाले के मंच पे आएं और इस ग्रैंड फिनाले को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुगंध। तो आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं इस शो में एक साथ तमाम कामयाबियों की कहानियों को, लोगों के हौसले और हुनर की कहानियों को आपके सामने लाने के लिए, इसका जश्न मनाने के लिए। तो जिन्होंने, उन लोगों ने सपने देखे, सपने देखने का साहस किया और अपना खुद का कारोबार खड़ा किया, अपने हौसले की कहानियों को लेकर आगे बढ़े। ये कहानियाँ ज़्यादातर ऐसे कारोबारियों की हैं
जो MSME यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में आते हैं। आंकड़ों पर एक नज़र डालें तो भारत में 79 लाख से भी ज़्यादा MSMEs हैं। MSMEs का देश के GDP में योगदान बढ़ने के साथ आने वाले दशक में MSMEs का रोजगार देने में योगदान जो है वो 50% तक बढ़ने का अनुमान है। तो सुधीर जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू बिगिन बाय आस्किंग यू व्हाट हैज़ बीन द रियल इम्पैक्ट ऑफ आइकॉन्स ऑफ भारत which has featured the inspiring stories of so many MSMEs. I think the first thing is because of Icons of Bharat, people have started watching something other than just entertainment content, right? When we talk about TV shows, reality shows means, okay, this is to do with some people, who got famous because of some, acting in some serials or web series, or maybe because they're Instagram influencers or TikTok influencers. But today, because of Icons of Bharat, we were able to bring amazing real icons who have done something so big in their own field, and we were able to present them in front of Indians, and people have shifted their focus from watching just entertainment to something which can change their life. That is the first impact. The second impact from this is many people have taken the pledge that I want to start something like them and change my life. And the best part is we recently had this initiative called Freedom Nest, where those who got influenced by our icons, they've started on their own. And we were able to actually present such success stories, both in Bangalore, we presented in Hyderabad, even in different parts of India. I think that was only because of their commitment to share their success know-how. And Sudhir ji, of course, we have with us Anand ji, जो original भारत के icon हैं. And Anand ji, आपके लिए experience कैसे रहा? You've heard so many amazing stories. Battle, जो लड़ाई यहाँ all these icons have fought to reach here today. What has this experience been like for you? मेरा तो अनुभव बहुत अच्छा रहा इन लोगों के साथ। और जैसे सुपर 30 में बच्चे आते थे गांव से, दूर दराज से, उनमें क्या रहता था? एक हौसला के सिवा कुछ नहीं रहता था। तो उससे भी बढ़ के हौसले इन लोगों में देखा, और ये सच में आइकॉन्स ऑफ भारत है। प्रोग्राम के बाद मैं तो परेशान हो गया। इतने लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं नया कैसे स्टार्टअप करूं, मैं भी हीरो बनना चाहता हूं। तो ये देश में प्रोग्राम बहुत अच्छा मैसेज दिया है। और आज के तारीख में कोई क्रिकेटर, फिल्मी स्टार हीरो तो हैं, आप लोग भी हीरो हैं। आपसे लोग प्रेरणा ले रहे हैं और देश के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, अपने पैरों पर खड़ा हो रहे हैं, बेरोजगारी दूर हो रही है। तो ये शोक के बाद जरूर बदलाव आएगा, ऐसा मेरा विश्वास। अब वक्त आ गया है आपको श्रेष्ठ आइकन से मिलवाने का। आज इस मंच पे 12 एपिसोड्स में जूरी द्वारा चुने हुए श्रेष्ठ आइकन्स तो मौजूद हैं ही, लेकिन साथ साथ आपके वोटों के आधार पर आपने जिन 5 लोगों को श्रेष्ठ आइकन ऑफ भारत चुना है वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो स्वागत करते हैं हमारे श्रेष्ठ आइकन्स ऑफ भारत का। तो आनंद जी, आप ही शुरू कीजिए सवालों का ये सिलसिला। धन्यवाद। रोहित जी, आप बताइए, आप अपना कारोबार कर रहे थे, अब तो आप हीरो हैं, लोग आपको पहचानने लगे होंगे ज़्यादा। तो इस कार्यक्रम के बाद आपके व्यवसाय में, उससे भी ज़्यादा आपके इमेज में क्या परिवर्तन आया, क्या चेंज आया, दर्शकों को बताइए। इस शो के बाद मेरा थॉट प्रोसेस ही पूरा चेंज हो गया। जिस तरीके से ये मुझे मंच मिला और उसके बाद लोगों ने मुझे जाना, इंक्रेज किया, उसके बाद बिजनेस मॉडल तो चेंज हुआ, साथ में मेरे जितने भी थॉट्स थे जिसको लेकर के मैं बिज़नेस को अपने आगे बढ़ा रहा था, क्योंकि जीरो से हीरो बनने की कहानी थी और वो लोगों ने इतनी पसंद की, इतना लोगों ने मुझे करेज किया। बहुत सारे स्टेट से मुझे कॉल आए कि क्या आप फ्रेंचाइजी करेंगे, क्या मेरे बच्चों को कुछ आप कर सकते हैं, क्या कुछ आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं कि वो भी अपने बिज़नेस को कुछ आगे कर सकें, कुछ उनका फ्यूचर आप बिल्ड करें। तो मेरा प्रोसेस था सोचता था कि मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ, कैसे मैं उनको बता पाऊँ कि आपको वैल्यू फॉर मनी एक इवेंट में कैसे मिलती है। अभी मेरा प्रोसेस ये है कि मैं अपने जैसे कितने रोहित को खड़ा कर सकता हूँ जो बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पाएँ, और इस तरीके से मेरी जर्नी में ये बदलाव हुआ है, मेरे थॉट प्रोसेस में ये बदलाव हुआ है।
तो डेफिनेटली इसका मुझे बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगा मेरे लिए रही है ये फ्रीडम ऐप के ज़रिए और NDTV के ज़रिए जो इतना बड़ा मंच मुझे मिला। The stories we've heard have actually all been so incredible, Rohit ji, and I'd like to go to Shri Vidya ji now to ask you, because you were working, you had a job in biotech, and then you took this leap of faith, not just something which has changed your life, but other people's lives also. Tell us about that. जब मैंने शुरू किया था तो मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम था। औरतें जो है हमारे देश में, ऐसे बहुत सारे औरतें हैं आज भी जिनको पूरा एजुकेशन का एक्सेसिबिलिटी नहीं है। सो मेरा जो बिज़नेस है, मेरा जो कैंडल मेकिंग है, इसके लिए बहुत ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है और इसके लिए बहुत ज़्यादा स्किल सेट की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम इन्वेस्टमेंट पे घर पे बनाने वाला काम है। ऐसे जब मैंने भी शुरू किया और आज 5 देशों में मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ, मेरा एक खुद का एक बहुत बड़ा आइडेंटिटी है और ये जो आइडेंटिटी मैंने पाया है इस कार्यक्रम के वजह से 10 गुना और बढ़ चुका है। और ऐसे कुछ और औरतें जो अपना आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, जो एजुकेटेड बैकग्राउंड से नहीं है, उनकी ज़िंदगी में मैं शायद बदलाव ला सकती हूँ। और NDTV को और फ्रीडम ऐप के लिए मैं बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी, क्योंकि इस कार्यक्रम के ज़रिए मैंने वेस्ट बंगाल से बहुत सारे ऐसे औरतों से बात कर पाई जो खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर सकती है और उनको अपना सिग्नेचर भी लिखना नहीं आता। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू। दैट्स वंडरफुल। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विवेक, फिजियोथेरेपी से फार्मिंग, फिश फार्मिंग की जो ये सफ़र आपने तय किया, ये काफ़ी अकेला भी होता है, मतलब इस लंबा सफ़र भी है और अकेलापन भी लगता है। तो इस प्रोग्राम में आने के बाद क्या बदलाव आए आपके अंदर? एक तो आपको सबका साथ मिला और दूसरों से भी आपको काफ़ी लोगों ने आपको आपके पास आके क्वेश्चन किया होगा कि हम भी कैसे जुड़ सकते हैं, तो थोड़ा बताइए उसके बारे में। मैम, सबसे पहले ये मंच ने गलत फहमियाँ दूर कर दी और लोगों को अनुप्राणित देने, इंस्पायर करने के लिए मौका दे दिया। जो दुश्मन तो नहीं थे बट दोस्त बन गए और नज़दीक आ गए। ये चीज़ ये मंच दे ही सकता था। और अनुभव की बात करें तो पहले सिर्फ कस्टमर्स और फार्मर्स के बारे में हम लोग सोचते थे, बट जिस तरह से तरह के पैन इंडिया लेवल में जिस तरह से लोगों ने फ़ोन करना शुरू किया कि हम भी करना चाहते हैं। मछली वाले का कहानी बहुत अच्छा लगा। एक मछली वाला, एक डॉक्टर हो के आप मछली बेचते हो तो हम भी इंस्पायर हो के हम भी कर सकते हैं। पहले तो ये एक ऐसा चीज़ था कि ये बहुत ही अजीब किस्म का बिजनेस है, बट क्योंकि आप कर पा रहे हो तो हम भी करेंगे। ये साहस उनमें आएंगे, ये साहस उद्यम जो आई है, इसके बदौलत बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन तो मिली है। और पहले जब आया था मैंने बोला था सिर्फ 50,000 लोगों के लिए फिशरमैन का सी विलेज बनाना है, अभी लगता है 5 लाख भी कम होंगे। तो मछली कब खिला रहे हैं हमको भाई, ये बताइए। सर देखिए, फ्रेश मछली खिलाऊंगा, आपको बैंगलोर आना है सर। जरूर जरूर बैंगलोर आइए, आपको फ्रेश मछली खिलाऊंगा, क्योंकि किसी भी हालत में पैक करके भेजूंगा तो आप उसको फ्रोजन जरूर आएंगे। आपका काम इतना बड़ा है, इतना प्रचार है, लोगों में उत्साह है, तो हम लोग देखने जरूर आएंगे। आनंद सर आ गए तो 5 लाख का नंबर 50 लाख का पहुंच जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सुहास जी, मुझे ये बताइए, व्यापार बड़ा होगा, प्रसिद्धि बड़ी होगी, अब आगे क्या? और भी ऐसे कोई आइकन्स ऑफ भारत जैसा प्रोग्राम देखेंगे अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए कि अब ज़्यादा प्रोग्राम्स की ज़रूरत ना पड़ते हुए आपकी गाड़ी, वो बोलते चल पड़ी है, वो आपकी गाड़ी चल पड़ी है कि नहीं चल पड़ी है अब आगे? सर, मेरी गाड़ी चल पड़ी है। एक्चुअली मेरा सपना था कि भारत में मतलब जो अल्पभूधारक फार्मर्स है, जिनके पास 1 एकड़ 2 एकड़ लैंड है, उनको मुझे ऊपर लेके जाना था। ये टारगेट था मेरा। लेकिन कैसा है, उनको गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिलता था, लेकिन उनको एक नॉलेज नहीं था। तो मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म किया जो रुद्रन एग्रो इंडिया कंपनी जो एक एस्टेब्लिश की है, तो उनके साथ मतलब जो फार्मर्स है उनको एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया मैंने। और वहाँ वो आके जो फार्मर्स 30 एकड़ 40 एकड़ में जो कमाई नहीं कर सकता, वो मैं 1 एकड़ में 2 एकड़ में उनको कमा के दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट है वो पूरा एक्जोटिक वेजिटेबल है। और आने वाले दिनों में जो ये एक्जोटिक वेजिटेबल प्रोडक्ट का जो अभी क्रेज़ चल रहा है लोगों में कि रेड कैबेज, ब्रोकोली, ये लोगों को पता चल रहा है, तो आने वाले दिनों में मैं ऐसा इनोवेटिव फार्मिंग लाना चाहता हूँ इंडिया में कि जो हम इंपोर्ट करते हैं लेकिन अभी इंपोर्ट करने का काम नहीं पड़े,
और फार्मर को मैं सिखाऊंगा और उनको सबसे बड़ी एक प्लेटफॉर्म ऐसा दूंगा, मतलब देना चाहता हूँ कि आप टेंशन मत लो, मैं आपको एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप मेरे साथ जुड़ो, आप प्रोडक्शन लो, पूरा मार्केटिंग का जिम्मेदारी मेरा। आपके फार्म से मैं पिकअप करके एक्सपोर्ट कैसे करूँगा मैं आपको पूरा सिखाऊंगा। और अभी आने वाले दिनों में मतलब जो मैंने टारगेट रखा था, हमें सबको पता है कि मेरे साथ 500 फार्मर जुड़ चुके थे, लेकिन अभी जो मतलब जो आंकड़े हैं, जैसे देख रहा हो तो महाराष्ट्र ही नहीं तो पूरे भारत भर से मुझे ऐसे लोगों के फ़ोन आ रहे कि सर हमारा पूरे 50 फार्मर या 500 फार्मर्स के ग्रुप हम आपके साथ जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये जो इज़्ज़त है ना, इज़्ज़त ये शो नहीं दी है। और जो कॉन्फिडेंस मुझे अभी आया ना, तो मैं भी मेरे जैसे मतलब एक ऐसे फार्मर्स मतलब मैं तैयार करना चाहता हूँ कि वो आने वाले दिनों में अपनी इंडियन इकोनॉमी को मतलब कैसे बढ़ाने का काम करेगा, उसके ऊपर काम चलेगा। मतलब गली मोहल्ले में मेरी मम्मी कोई ठेला गाड़ी वाले से पूछेगी तो उसके पास एग्जोटिक सब्जियां मिल जाएगी ना, yes, मेरे को परेशान नहीं करेगी। मतलब आपके बाद ऐसा लग रहा है मुझे। यस सर, दो मतलब चीज़ों पे ध्यान दूंगा मैं कि सबसे बड़ी जो ये एग्जॉटिक वेजिटेबल है तो इसमें ऑर्गेनिक में मुझे काम करना है, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में देखते हैं हम कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट नहीं मिल पाते हैं। तो मैं पूरा जो फार्मर से उनके पास से जो सर्टिफिकेट्स उनको कैसे मिलते हैं गवर्नमेंट से, वो मैं पूरा सिखा के उनको सर्टिफाई करके उनके प्रोडक्ट में सप्लाई करूँगा। और दूसरी बात कि जो मेरा प्रोडक्शन है, तो अभी अगर टमाटर लेते हैं या प्याज लेते हैं तो हमें 20 रुपये मिलता है, लेकिन मेरा ब्रोकोली अगर आप लेते हो तो मार्केट में 150 रुपये 200 रुपये से मिलता है। अगर फार्मर को अगर 100 रुपीज़ भी मिलता है तो आपको जहाँ अगर मॉल में जाते हो तो आपको 200 रुपये में कलर कैप्सिकम मिलता है या ब्रोकोली मिलता है, तो यहाँ मेरे पास आओगे तो आपको 100 रुपये में मैं दे सकता हूँ, क्योंकि 80 रुपये भी हम फार्मर को देते हैं। तो फार्मर एक मतलब उसकी एक अपॉर्चुनिटी ले सकता है। जहाँ मतलब अब चाय वाला एक करोड़पति नहीं बनेगा, सब्जी वाला भी बन जाएगा, मतलब इनका ऐसा कहना है। यस सर, जरूर करूँगा मैं। और ये जो प्रयास है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ NDTV एंड फ्रीडम आपका, जिन्होंने मुझे एक मंच प्रदान किया है। और मैं जो मेरे साथ अभी 500 फार्मर्स है, मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आने वाले 2025 में कम से कम 5 मिलियन फार्मर्स मेरे साथ जुड़ेंगे, 50 लाख फार्मर मैं जोड़ूंगा। और सुधीर सर ने जितने लोगों को मतलब इंस्पायर किया ना, उतने लोगों मैं भी एक प्रयास करूंगा कि कम से कम मेरे से एंटरप्रेन्योर मतलब खड़े रहेंगे। और ये शो से मैं जैसे गया था तो एक एंटरप्रेन्योर मैं बना के आया हूँ, उसका विजिटिंग कार्ड भी मैं साथ में लाया हूँ। एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मैंने उसको शुरू करके दी है और सक्सेसफुली मॉडल एक मैंने तैयार करके दिया है। मतलब ऐसा नहीं कि फार्मिंग इंडस्ट्री में मेरे पास जो पैसा है, जो मेरे पास आएगा मैं उसको हेल्प करके एक मॉड्यूल सेट करके दूंगा। क्या बात, ये मेरा टारगेट है। In fact, we brought them here thinking that they will come and share knowledge, help others. But I think this is what the golden rule, right? You share, you get more. And all of them, they are acknowledging that by sharing their knowledge, their success recipe, they are also gaining more. That's wonderful, really. Thank you, sir. Thank you so much. प्रफुल्ल जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। जैसे कि आप यहाँ पे जूरी मेंबर हैं, तो शो के बाद आपकी लाइफ में भी कोई चेंज आया या आपको ऐसा लगा कि मैंने इस शो से भी कुछ सीखा? मेरे को ऐसा है कि आने वाली सीरीज तो और आएगी इस शो की, तो मैं रास्ते चले एंटरप्रेन्योर को बोलता हूँ थोड़ा काम कर तो आइकॉन्स ऑफ भारत में तेरा भी नंबर लग जाएगा। तो रास्ते चलते मेरे को एप्रिसिएशन का एक तरीका बदल गया। दूसरा, मैं उनको बोलता हूँ कि भाई वो जाके शो देखो, आपको सर्च कराता हूँ कि NDTV का वाला शो देखो तो तुम्हें कुछ समझ आएगा। अब क्या है, बड़े बड़े पहाड़ वाले बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स की फंडिंग की कहानी सुनते तो लोगों को लगता है ये कैसे होगा, अचंभित हो जाते थे। अब मेरे पास एक ऐसा शो मैं बता सकता हूँ लोगों को जो उनके लायक हो। मेरे गाँव किसान का कोई बेटा हो, उसको मैं बोल सकता हूँ कि भाई सुभाष की स्टोरी देखो, भैया की स्टोरी देखो, तो उसको रिलेटेबिलिटी लगती है। तो मेरे को ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं पड़ता है। आइकॉन्स ऑफ भारत के शो के बाद मेरे लिए भी ईजी हो गया, क्योंकि इतने लाखों लोग मिलते बच्चे मिलते हैं, युवा मिलते हैं, तो बहुत परिवर्तन हुआ है। चलिए इसी पॉजिटिव नोट पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्द ही मिलते हैं और आइकन से। बहुत स्वागत है आप तमाम लोगों का एक बार फिर से ब्रेक के बाद। आपने इन तमाम लोगों की कहानियां सुनी हैं और उससे बहुत प्रेरित हुए हैं। और रश्मि जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस शो के दौरान इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स से आप मिली और इतनी सारी प्रेरणादायक कहानियाँ आपने सुनी। आपने पहले भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं,
ऐसे लोगों की ज़िंदगियों पर, आपकी अपनी जीवन के ऊपर भी। इनमें से जो जिन लोगों से आप मिली हैं, किन की कहानियों ने आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित किया है? मुझे मालूम है कि मुश्किल होता है चुनना कि सबसे ज़्यादा क्या, लेकिन कुछ कहानियाँ आपके साथ रह जाती हैं, तो ऐसी कुछ कहानियाँ जिनके बारे में आप आगे लिखना चाहेंगी? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछा और बड़ी नाइंसाफ़ी होगी कि मैं इन श्रेष्ठ आइकन्स में से किसी एक की कहानी चुनूं, पर मेरे ख्याल आस्था जी की कहानी बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक है, क्योंकि वैसे तो सभी बहुत अच्छी है, लेकिन इनके लिए एक एडिशनल ऑब्स्टिकल थी कि जो हम सबको नहीं महसूस करनी पड़ती है, क्योंकि बावजूद जो भी हम कहते हैं आज भी हमारे देश में या फिर विश्व में भी कोई भी किसी भी तरह से अगर आप अलग हैं तो आपको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। तो चूँकि उनका संघर्ष ज़्यादा बड़ा है, लेकिन उनका हौसला और जोश बहुत है और बहुत ब्यूटीफुल स्माइल भी देती हैं, हमेशा खुश रहती हैं, तो मुझे इसलिए आई थिंक आई वुड चूज़ आस्था। हम तो रश्मि जी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सभी आइकॉन्स ऑफ भारत पर जो यहाँ पर हैं एक किताब लिखिए, एक स्पेशल एडिशन हो सकता है। हाँ, बहुत अच्छा रहेगा और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। जानकारी है आपको। नो, आई हैव ऑलरेडी प्लान्ड कि मुझे जाके उनको मिल के उनका एक्चुअली काम अपनी आँखों से देख के फिर लिखना है, तो थोड़ा सा लंबा जर्नी हाँ, लेकिन ज़रूर करूँगी तो ज़रूर। तान्या, यू हैव यू नो गॉन सच अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो इस शो के बाद आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आए, क्योंकि आपने कहा कि बहुत कुछ अच्छा होने लगा है, तो ज़रा हमारे साथ शेयर करें। एज अ सिंगल मदर काफ़ी सेटबैक था, प्रोफेशनल इमेज पे भी और पर्सनल इमेज पे भी। इस शो पे आने के बाद, यहाँ पे एक श्रेष्ठ आइकन बनने के बाद काफ़ी फ़र्क पड़ा। अगर मैं प्रोफेशनली बात करूँ तो मुझे फेसबुक पे, इंस्टा पे बैंगलोर से पैन इंडिया डीएम्स आने लगे, प्लस मुझे काफ़ी सारे गारमेंट के ऑर्डर्स आने लगे, कंसल्टेंसी वर्क के कॉल्स आने लगे कि कैसे बिज़नेस हम स्टार्ट कर सकते हैं घर बैठे, ऑफलाइन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर मैं पर्सनल इमेज की बात करूँ तो मेरे डैड के कॉल्स, मतलब आज भी डैड के पास कॉल आते हैं, अभी भी आते हैं कि मतलब आपकी बेटी ने इतना कुछ किया है। जो लोग इतना कुछ मेरे बारे में बोल रहे थे, एक दिन में उनका सारा इमेज सारा कमेंट ही चेंज हो गया। नाउ दे आर लाइक, अरे आपकी बेटी तो इतना अच्छा कर रही है। वही लोग जो कह रहे थे अरे वो तो सेपरेट हो गई छोड़ के, ऐसे वैसे, द 100 कमेंट्स एज अ वुमन यू माइट अंडरस्टैंड, बट आई वुड से कि एक दिन में ही, जैसे कहते हैं ना, दुनिया बदल जाती है। बात बदल गई, जज्बात बदल गए, जज्बात बदल गए, सबके जज्बात बदल गए एक्चुअली। तो प्रोफेशनली भी बहुत रिस्पेक्ट मिलने लगा है एंड करियर वाइज भी बूस्ट मिला मुझे कि मुझे इंस्टा पे डीएम्स आने लगे, क्योंकि मेरा कोई अपना वेबसाइट नहीं है, मेरा कोई ऑफलाइन स्टोर नहीं है। बट इसको मैं सर्वाइव करते हुए बेटी के साथ, आई वुड से हैट्स ऑफ टू फ्रीडम ऐप एंड थैंक्स टू एनडीटीवी कि इतना बड़ा मुझे सम्मान मिला एंड मेरे करियर को भी बूस्ट मिला। आपकी बच्ची ने क्या सीख ली इससे, उसकी कैसी प्रक्रिया? वो तो बहुत खुश, वो तो ऐसे कि मम्मी अब आप तो बस सर्वश्रेष्ठ आइकन आप ही बनोगे, मेरी नज़र में तो आप ही हो। आपको वो लोग बनाए ना बनाए, मेरे नज़र में तो आप ही हो बेस्ट हो। बहुत अच्छा। तो या ऋषिकेश जी, स्वागत है आपका फिर से यहाँ इस कार्यक्रम में। आपने जो काम किया है उसकी लोगों ने चर्चा की, क्या अब आगे भविष्य में आप इस प्रतिष्ठा को, अपने काम को मेंटेन करने के लिए कोई प्लान बनाया है कि नहीं? क्योंकि आज के बाद फिर आपको जनता नहीं देखेगी, लेकिन उम्मीदें जनता की बढ़ गई आपसे इस शो के बाद, आपके परिवार का, आपका समाज का, तो आप उसको मेंटेन करने के लिए आपके पास कोई आइडिया, कोई प्लान है या नहीं? धन्यवाद सर। अभी मुझे तो एनडीटीवी और आइकॉन फ्रीडम ऐप का दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं, क्योंकि एक बड़ा मंच आपने हमें दिया, एक आइडेंटिटी मिली, अलग से आइडेंटिटी, एक पहचान मिली आपके माध्यम से। तो जब ये एपिसोड ख़त्म हुआ, जब प्रसारित हुआ, तो मेरे नज़दीक ही कुछ कंपनियाँ थी, लेकिन वो मुझ तक नहीं पहुँच पा रही थी। मैं कम पड़ रहा था वहाँ पे कुछ, तो वो कंपनियाँ मुझे अप्रोच हुई और मेरा एलोवेरा का सेल बहुत ज़्यादा बढ़ गया उस टाइम से। दूसरी बात हुई, एक एमपी से फ़ोन आया और एमपी में सैनिटाइज़र बनाने वाली कंपनी ने मुझसे एलोवेरा परचेज़ किया, तो मेरा हौसला और बढ़ गया और मैंने और किसान लोगों को बोल दिया कि अभी एलोवेरा में हमें ज़्यादा काम करना है, हमें प्लांट बढ़ाने हैं, खेती बढ़ानी है। इससे पहले क्या होता था कि मैं 3-4 एकड़ में करता हूँ, खुद पैसे कमाता हूँ, लेकिन किसान लोग पूछते थे अगर बढ़ाना है हमें भी लगाना है, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मेरा मार्केट पर होल्ड नहीं है। लेकिन अभी इस शो के माध्यम से मुझे ये लग रहा है कि अभी मैं ये फार्मिंग बढ़ा सकता हूँ और इससे ज़्यादा मुनाफा मैं खुद कमा सकता हूँ। फार्मर्स को भी इसके प्लांट्स दे के उनसे परचेस करके मैं आगे वो बेच सकता हूँ। और दूसरी बात ये हुई सर
कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था उस कॉलेज से मुझे फ़ोन आया कि आप जो भी व्यवसाय करते हो और कुछ 10-20 व्यवसाय जो स्टूडेंट कर सकते हैं उनको गाइड कीजिए। तो अभी मैं 2-3 कॉलेज में जा रहा हूँ, उनको मेरे अनुभव शेयर कर रहा हूँ और कुछ व्यवसायों के बारे में उनसे बातचीत कर रहा हूँ। वाह, बहुत अच्छा ऋषिकेश। तो आप लोगों के साथ भी कोई सेल्फी लेता है आजकल की नहीं रहता ऋषिकेश? है इतना बड़ा तो काम नहीं है सर, फिर भी अभी तक एक आध लोगों ने सेल्फी ली कि नहीं आपके साथ? नहीं, उतना नहीं होना। मतलब आज मैं आपके साथ सेल्फी लूंगा, मतलब शुरुआत आज से अमन श्री गणेश कर देते हैं। तो ये सब फ्रेंड बन गए, अभी फ्रेंड बन गए, 17 लोगों की अलग सी फैमिली हो गई हमारी। क्या बात है। प्रफुल्ल जी, मुझे बहुत सारे डीएम आए हैं कि आपका आइकन्स ऑफ भारत शो है, हमारे सीईओ आपके शो का पार्ट बनना चाहते हैं, जो और स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, कि मेरी जो हमारी भी चाय की दुकान की चेन है, हमें भी आइकन्स ऑफ भारत में आना। क्या बात है। ज्यादा चाय वाला इकट्ठे मत करो आप। दर्शकों, क्या आपको पता है कि छोटे छोटे ब्रेक्स लेने से इंसान की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है? तो इसी बात पे चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी से वापस आइए। उबेद जी, आप बड़े सौम्य हैं, सरल है, सहज है, आपकी अपनी मतलब व्यक्तित्व है। आपकी ज़िंदगी तो बदली होगी, आपका परिवार आपको इज्जत ज़्यादा देने लग गया, मतलब आपकी जो वाइफ है वो घी रोटी ज़्यादा लगाने लग गई है, बच्चे और प्रेम करने लग गए। घर का परिवार का माहौल बताओ यार। घी रोटी का तो मैं ज़्यादा घी खाता नहीं हूँ, देख लिया होगा आपने। लेकिन ये ज़रूर हुआ कि मेरी बिजीनेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि घर वाले और परेशान हो गए कि तुम पहले तो इतना बिजी रहते थे, अब और ज़्यादा बिजी हो गए। तो अब तो सोने का समय भी कम मिल रहा है। अच्छी बात है। बस ये एक फ़ायदा और ज़्यादा मिला मुझे कि बहुत सारे फार्मर्स का प्रेशर मेरे पर हमेशा से रहा, करीबन 3-4 साल से, क्योंकि मैं करीबन 20 साल से फार्मर्स के साथ काम कर रहा हूँ और इंडिया के फार्मर्स के अलावा बाहर के करीबन 8 कंट्रीज़ में भी सर्विसेज दे रहा हूँ। 2 कंट्रीज़ इस प्रोग्राम के बाद और ऐड हुए हैं, टर्की और मलावी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वक्त कम है, काम ज़्यादा हो गया है। आइकन्स ऑफ भारत में आने से पहले अभी इस प्रोग्राम में करीबन 24 घंटे एक दिन काम करना पड़ा, सोने का टाइम नहीं मिल पाया। क्या बात। तो इरादा यही है कि अभी रिसेंटली करीबन 2 हफ्ते पहले एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया। शुरू से एक विज़न था कि किसानों को, क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर का कंडीशन इस टाइम ये है, लोग मुझसे अक्सर सवाल करते हैं, कई इंटरव्यूज़ में मैं जाता हूँ कि इज़राइल एक छोटा सा कंट्री है, इज़राइल में भी मैं काम कर रहा हूँ, कि वहाँ पर इतना ना उनके पास क्लाइमेट है, ना उनके पास में लैंड है, क्योंकि डिज़र्ट है ज़्यादातर, ना वाटर है उनके पास इरिगेशन के लिए, लेकिन वो इतना आगे बढ़ गए। हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन हम इतना आगे क्यों नहीं एग्रीकल्चर में? तो वहाँ पे हमेशा मैं ये जवाब देता हूँ, जहाँ मैंने देखा कि उनके पास विज़न है, हमारे किसानों के पास में सोर्सेज हैं और रिसोर्सेज हैं, पोटेंशियल है, सब कुछ है, लेकिन विज़न नहीं है अभी भी। तो वो एक उनको एजुकेट करने का काम करीबन 20 साल से कर रहा हूँ, वो अब ड्यूटी और ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो करना है। अच्छा उबैद भाई, ये बताइए कि आप एक वैज्ञानिक हैं और अपनी अच्छी नौकरी छोड़ के यहाँ पर आए, इस फील्ड में आए, आज आइकॉन ऑफ भारत बने। अब ये हमको जानकारी दी कि और वैज्ञानिक जो आपके मित्र हैं उनके मन में क्या बात आई, और जो आप मेडिसिन का फार्मिंग करते हैं उस प्लांट्स का, उसके बारे में भी 2 लाइन बताइए। फ्रेंड्स का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ कई लोगों को मैं कोशिश करता हूँ, प्रोवोक करता हूँ, क्योंकि आजकल जो एजुकेशन का ट्रेंड है हमारे यहाँ, मैं ये महसूस करता हूँ कि लोग डिग्री लेने के बाद में उसी डिग्री से ही जुड़े रहना चाहते हैं। नहीं, आपने बहुत अच्छा काम किया कि बंद कमरे के एजुकेशन को खेत खलियान तक निकाला। तो थोड़ी सी 2 लाइन में जानकारी दीजिए कि जो आप फार्मिंग कर रहे हैं मेडिसिन रिलेटेड, वो क्या है? अभी तक जो ट्रेडिशनल फार्मिंग होती है वो तो होती आई है, वो ज़्यादातर जो आपका धान, गेहूँ, जो भी कन्वेंशनल क्रॉप्स हैं वो लोग करते आए हैं। लेकिन अब जैसे जैसे हम लोगों के पास अभी तक जिससे औषधीय पौधों की बात होती है, मेडिसिनल प्लांट्स की बात होती है, उनका एक्सप्लोरेशन ज़्यादातर अभी फॉरेस्ट से होता था, लेकिन धीरे धीरे फॉरेस्ट रिजर्व हमारा खाली हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने भी अब इसको प्रमोट करना शुरू किया कि अब औषधीय पौधों की खेती शुरू की जाए। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि इन क्रॉप्स की जानकारी लोगों के पास नहीं है, और उससे भी बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा था कि बहुत सारे सेक्टर्स में जो प्रॉब्लम है वो यहाँ भी है कि ट्रेडर्स बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आज की डेट में जिनके पास जानकारियाँ कम हैं, तो जाने या अनजाने फार्मर्स को सही एजुकेशन नहीं पहुँच रही है। कई सारी क्रॉप्स की इकोनॉमीज़ हैं, उनकी गलत फिगर्स किसानों तक पहुँचती हैं, उनका फिर वो लोग उसको फॉलो करते हैं किसान,
तो वहाँ तक उनके पास में उन क्रॉप की जब जानकारी नहीं पहुँचती है तो उनका काफ़ी बड़ा नुकसान होता है. In fact, Ubaid ji, I must appreciate because apart from teaching the basics of medicinal plant farming, you also taught us about lemongrass farming in detail, how you can create various byproducts from lemongrass. And in fact, this is not just with Ubaid ji, other mentors as well, other icons as well. They've come forward to share their success secrets, trade secrets. And I think these days we have seen even with big brands, they don't even share their ingredients details. There's always debate around what is being used to manufacture those products. But these icons, they've come forward to share their success secrets, which actually, I mean, anybody will think, okay, by sharing your success secrets, you may harm your own business in the future. But without having any such calculations, they've come forward to share their success secrets, and you all deserve a big round of applause for that. Thank you so much for sharing knowledge. No, Sudhir ji, I think like you said, sharing knowledge is really what is so much part of our Indian ethos. Absolutely. I think, right, and to spread knowledge, if all of them had that, their journey would have been so much easier. But they took the challenges and now are spreading knowledge to so many other generations and millions of people. Absolutely. I think while we are, as we all learn more from our business or farming, I think by paying taxes to the government, we create good infrastructure. We build airports, we build roads, but then we need to pay taxes to the society as well. Paying tax to the society means sharing knowledge and sharing opportunities. Only then you will have good people around you. So if you just have good infrastructure, that's not enough. We need to have good people around us, and all our icons are doing that. Thank you so much for that. So I wanted to talk to Basaya ji about it, because Basaya sir, apart from his business, because I think I spoke to him about agripreneurship, because we started thinking around how farmers should move from just producing to processing and selling. Only then farmer will be able to fix the price for his produce. Only then farmers will be able to double or triple their income. So in your case, you're doing it. You are producing moringa, you are processing it, and you're selling it globally in your own brand. What do you say about it? How is that progressing now? Thank you, Sudhir ji. It's given a very big exposure after you guys shooted in my farm. लोगों ने जान लिया अभी मोरिंगा का कितना महत्व है उनका जीवन में, और उसका न्यूट्रिशन का जो बेनिफिट हो रहा है. एग्जाम्पल आफ्टर द NDTV जो लास्ट आइकन ऑफ भारत का प्रोग्राम था, होने के बाद गवर्नमेंट भी सोचने लग गए और दूसरा डिस्ट्रिक्ट में भी माल न्यूट्रिशन के लिए मोरिंगा यूज़ करना शुरू कर दिया. सो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस प्रोग्राम. मेरा जो ड्रीम था, जो मैं कंसीव किया था अब्दुल कलाम जी से, तो वो तो प्रोग्रेस में है. जो प्रोसेसिंग और प्रोडक्ट का बारे में बहुत सारे IT लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स अभी फ़ोन कॉल आने लग गए. दे वांटेड टू डू समथिंग लाइक दिस, बट डेफिनेटली the younger generation is looking for the kind of a direction which definitely this program is going to add the more value to their life. That's what I want. In fact, I must appreciate one other point here. While our governments are busy advertising chemical fertilizers, pesticides, farmers like Basaya sir are promoting organic farming. They are talking about malnutrition, they are talking about healthy food. I think that is super important, and thanks to you for that. इवन मुझे पहली बार मोरिंगा के बारे में ये प्रोग्राम से पता चला. इवन आई वाज नॉट अवेयर अबाउट सच प्रोडक्ट्स व्हिच आर वेरी मच यूजफुल. तो फिर तो आप एक बार दोबारा से बता दीजिए कि मोरिंगा के फ़ायदे क्या हैं जो आप अब मार्केट कर रहे हैं, ग्लोबली भी दे रहे हैं. माल न्यूट्रिशन को कैसे ये हेल्प करता है ख़त्म करने में? बहुत अच्छी क्वेश्चन है मैडम. मोरिंगा जो है वो हम लोग जो संस्कृत में बोलते हैं शोभांजन, जो शोभ बोले तो इट गिव्स द बेटर विजन और द ब्राइटनेस इन लाइफ एज अ मेडिसिन. सो ये जो मोरिंगा का, इसमें 300 डिसीजेस क्यूर हो सकते हैं, और उसमें विटामिन, सारे विटामिन्स है, मिनरल्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इट इज़ एंटी डायबिटिक है, जिंक, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, जितने भी हम लोग रेगुलर फूड में जो शॉर्टेज होता है
उसका जो फुलफिलमेंट होता है मोरिंगा से। इसीलिए जब महिला गर्भवती होती है या महिला डिलीवरी होने के बाद बच्चों को जो न्यूट्रिशन मिलना है वो मोरिंगा से मिलता है, और बच्चे पैदा होने के बाद भी बच्चों को देने में उनका जो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी जो पहले से थे वो फिक्स हो जाएगी। अभी 2 साल से आप कोप्पल डिस्ट्रिक्ट में देख रहे हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट आए हैं और अदर डिस्ट्रिक्ट भी एक्सेप्ट कर लिए हैं। इसका फ़ायदा अभी पूरा देश में ये प्रोग्राम होने के बाद सुधीर जी बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते कैसे आप में हम लोग सालों से यूज़ कर रहे हैं, आप ऐसा कुछ काम क्या किया है? बिकॉज वी आर डूइंग ऑर्गेनिक, 100% हार्मलेस, नो साइड इफेक्ट्स. That is the most important form of agriculture we need to carry forward to bring up the market. As somebody, our icons are told, we need to be in standard with international. उसका ज़रूरी है और उसका education भी ज़रूरी है. And I would thank Freedom App. They have created a course and they easy my life. Not to spend too much on the education, but I can show them the practically. They give an option for it. It's amazing, Sudhir ji. सर आपके दोस्त लोग आपको अभी सेलिब्रिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं अभी? सर मेरा वो अलग चेंज हो गया लाइफ। सर्कल चेंज हो गया? अभी मैं कहाँ पे भी नहीं उतर सकता, चाय नहीं पी सकता। क्यों, बड़े आदमी बन गए हो आप? तो इतना सारे लोग सेल्फी लेने शुरू हो गए। I feel uncomfortable. In fact, I was watching this Independence Day. Many of our icons were invited as chief guest for Independence Day celebration. They were invited flaggers. That's really nice. That's something which I am very proud of. That's really nice. So this is the change which we are expecting, and that's, I think there is a big network of 17 people now. It's going to be a big platform for people who are coming up and asking the questions. And हम इसलिए तैयार हैं, ये प्रोग्राम के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, जो 17 लोग हैं, हम लोग 17,000 लोगों को तैयार कर सकते हैं। क्या बात। Wonderful. That's wonderful. मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं कोई भी ऐसा काम नहीं कर रही जो कुछ चेंज ला रहा है देश में, या आई एम हेल्पिंग माई कंट्री इन एनी वे। लेकिन इस शो के ज़रिए मैंने बहुत सारे लोगों को ये बताया कि आप बहुत सारे एंटरटेनमेंट शोज़ देखते हो जिनसे हम एंटरटेनमेंट मिल जाता है पर कुछ सीखते नहीं है। लेकिन इस शो के ज़रिए बहुत सारे लोगों को बहुत सारे नए आइडियाज़ मिले और वो मुझे मैसेज करते हैं कि अब हम भी सोच रहे हैं कि जॉब छोड़ के बिजनेस या खेती हम करेंगे। Excellent. चलिए अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द ही मिलते हैं और आइकन्स के साथ। नमस्कार बसवाराज जी। नमस्ते सर। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आपका जो तेल का व्यापार था जिससे शुद्ध तेल जनता को दे रहे हैं, प्रोग्राम के बाद लोगों में क्या भावना आई उस तेल के प्रति, आपके कारोबार के प्रति? और मेरी तो राय है कि आप जितना एनर्जेटिक हैं, आप प्रोग्राम के बाद भी मुझसे कई बार कॉल किया आपने। मुझे लगता है कि आप जितना ऑर्गेनाइज्ड आदमी है, जितना अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं, अगर आप दम लगा दिए गए तो 10 साल बाद सिर्फ आपके ही तेल को जनता यूज करेगी पूरे देश में और स्वस्थ हो जाएगी और देश आगे बढ़ जाएगा। आपका क्या मानना है? सर दुआ तो सबसे बड़ा दवा है, हमें तो सबकी दुआ मिल रही है और खेती तो बैकबोन ऑफ इंडिया है। इसको बढ़ाने के लिए अभी फ्रीडम ऐप जैसा लोगों की फ्रीडम की, फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करती है, हम तो किसानों की फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर रहे हैं। इससे पहले हम 2 स्टेट्स में ट्रेनिंग देते थे। आप जैसा कहे थे कि सबको आपका तेल मिले, हम तो नहीं दे सकते क्योंकि 13,20,000 कच्ची घानी चाहिए देश को तेल अगर देना है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, मुफ्त में ट्रेनिंग दे रहे हैं। खुशी की ये बात है, हम पहले तो 2 स्टेट्स में लोग आते थे, ये शो के बाद 6 अदर स्टेट्स के लोग आने लगे हैं ट्रेनिंग के लिए। हमारी मकसद जो था ट्रेनिंग के बाद वो 10x हो गया। हम 2 ही स्टेट की बात कर रहे थे, अभी 6 और स्टेट्स ऐड हो गए। नॉर्थ इंडिया से भी आ रहे हैं अभी लोग सीखने के लिए। मैं ये शो के बाद, हम तो सब लोग जानते हैं पेट्रोल के गाड़ी में डीजल डाले तो क्या होता है, मगर लोग ये जानना चाहिए कि ये गाड़ी में क्या डालना है, क्या डाले तो सही चलेगी।
हम तो 10 तरीके के तेल बना रहे हैं, उसमें एक तेल की बात करता हूँ। वो तेल का नाम है मुआ। मुआ तेल से अगर दिया जलाएंगे तो खोबरे का तेल से दिया जलाने से बेहतर यह है कि तिल का तेल का दिया जलाना। उससे बेहतर यह है कि घी का, देसी गाय घी का दिया जलाना। उससे बेहतर यह है कि मुआ तेल का दिया जलाए तो वो सारे चीज़ों से बेहतर है। ये दिया जलाने से आपका ऑक्सीजन प्यूरिफाई हो जाएगा। जो दिया जलाएंगे उसके सराउंडिंग पूरा ऑक्सीजन प्यूरिफाई होगा और ऑक्सीजन रिलेटेड इश्यूज जो भी होंगे वो सारे ठीक हो जाएंगे। और हम ये इसलिए चुने कि कैंसर होने में सबसे ज़्यादा मुद्दा तो तेल का है। जैसा पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाले तो वहीं रुक जाएगा। ये 2-4 दिन चलेगा ये गाड़ी। किस लिए भगवान ने ऐसा डिज़ाइन किया है कि वो फिल्टर करने का सिस्टम पूरा दिया हुआ है, मगर अपन उस पर ज़्यादा वज़न डालने से वो भी शट डाउन हो जाएगा एक दिन। इसलिए मैं ये मंच के द्वारा बोलना चाहता हूँ कि आप कौन सा तेल इस्तेमाल करना है और कई को इस्तेमाल करना है, ये सारा चीज़ आप सोचिए एज ए कस्टमर। और कम में तेल तो मिलना मुश्किल की चीज़ है। हम तो ये बोलना चाहेंगे आपके लिए कि आप एक शिक्षक हैं, हम भी शिक्षक हैं। शिक्षक का काम को छोड़ के दूसरे तरह का शिक्षण दे रहे हैं लोगों को, इसलिए मेरी शुभकामनाएं हैं। लगे रहिए, 5 साल 8 साल 10 साल लगेगा, पूरी दुनिया से लोग आपसे सीखने आएंगे। हम यही उम्मीद कर रहे हैं सर, यही उम्मीद कर रहे हैं हमारा योगदान हो जो लगाना चाह रहे हैं। वी वांटेड टू मेक एंटरप्रेन्योर्स नॉट एम्प्लॉयज। वो एंटरप्रेन्योर में हमारा योगदान हो, इसमें जितना दूर हो सके उतना दूर हम मुफ्त में दे रहे हैं। थैंक्स फॉर मेकिंग दिस हैपन। हमारा 10x हो गया है, वही तो बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू। और आनंद जी, हमेशा आपने देखा होगा कि बात यही होती है कि गो बैक टू योर रूट्स। भारत की जो संस्कृति है, हमारे जो पुराने खाने थे वो आप खाओ, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। हम एक टाइम पे बहुत ज़्यादा विदेशी चीज़ों की तरफ चले गए थे। मुझे लगता है जितने भी आइकन्स ऑफ भारत है, अगर आप उन्हें देखो, कोई एलोवेरा की खेती कर रहा है, कोई मोरिंगा का जो है फार्म, उसमें मोरिंगा उगा रहा है। ये हमारी जो कच्ची घनी तेल था उसको दोबारा लेकर आ रहे हैं। तो आई थिंक अब हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। खुशी की ये बात है कि देश को तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया को। हम तो फॉरेन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सिंगापुर कवेंट फार्मर को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तेल को। ये बड़ी खुशी की बात है। आप इंटरनेशनल बन गए, बधाई हो, बधाई हो। वाह, क्या बात है। आज इस ग्रैंड फिनाले का हिस्सा बनकर ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारी जो देशवासियों को प्रेरित करने की कोशिश थी वो पूरी हो गई है और इस शो ने बहुत सारी जिंदगियों को छुआ है। लेकिन दर्शकों, अभी तक हमने सिर्फ आधा सफर किया है। अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो हमें और भी श्रेष्ठ आइकन से मिलना है। तो अगले एपिसोड में हमारे साथ जरूर जुड़ें। कल रात 9:30 बजे और आप और हम मिलकर पूरा करेंगे ग्रैंड फिनाले का ये सफर। कल रात हम ये भी जानेंगे कि आइकन्स ऑफ भारत के सर्वश्रेष्ठ आइकन कौन है। तब तक के लिए बस इतना कहना चाहूंगी कि मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है।